नमस्कार। आज हम फिर आपके समक्ष आए हैं रूबरू लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार पटियाला द्वारा 1 महीने का एक ऑनलाइन कला महोत्सव किया जा रहा है। इसमें हम हर रविवार को आपको एक ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात कराते हैं जो हमेशा अपने फ़न में जुड़ा रहता है, एक गुरु के रूप में, एक कलाकार के रूप में। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। हम लोग कलाकारों को देखते हैं, उनको सुनते हैं, अनाउंसर अपना काम करता है, कलाकार अपना काम करता है, आप दर्शक अपना काम करते हैं, लेकिन इनके पीछे एक जो दिमाग होता है जो कभी सामने नहीं आ पाता, वो होता है ऑर्गेनाइज़र का। अगर ऑर्गेनाइज़र ना हो तो आप जो आप देख रहे हैं उसको आप देख नहीं सकते। तो आज हमारे साथ एक बहुत बड़े शख्सियत के सुपुत्र श्री एम.एल. कौसर जी के सुपुत्र श्री सजल कौसर जी हमारे साथ हैं। और हम लोग कौसर साहब को एक आर्टिस्ट के रूप में कम जानते हैं, एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में ज़्यादा जानते हैं। और मैं खुद ये बात कहता हूँ कि कौसर साहब अपने आप में एक आदमी की सिंगल यूनिवर्सिटी थे जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य प्राचीन कला केंद्र के नाम से खड़ा किया। और उनके देहावसान के बाद उनके पुत्र श्री सजल कौसर जी, जो पेशे से एडवोकेट हैं लेकिन हृदय से कलाकार हैं, उनको आपके सामने लेकर आते हैं। आइए आज उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो कला से ओतप्रोत है, जहाँ का हर व्यक्ति कलाकार है, चाहे वो भविष्य हो चाहे वो भूत हो। तो उन्होंने अपने आप को कैसे इस संस्था में ढाला, ये एक बड़ी अजीब सी कहानी है कि पेशे से एडवोकेट होते हुए वो हृदय से कलाकार हैं। और आज आपके सामने हम उनको प्रस्तुत कर रहे हैं और उनकी जीवन यात्रा, क्योंकि चंडीगढ़ सदैव ऋणी रहेगा। प्राचीन कला केंद्र वो संस्था है जो चंडीगढ़ के इतिहास में ऐसी पहली संस्था है जिसने यहाँ पर भारतीय संगीत का प्रचार प्रसार किया। तो आइए मिलते हैं। सजल जी नमस्कार। नमस्कार। आज आपको अपने साथ पाकर मैं बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी है जी, मैं बहुत। और आपके लिए मैं क्या कहूँ, आप एक कलाकार हैं, आप एक कलाकार माँ के बेटे हैं, कलाकार पिता के पुत्र हैं, कलाकार बेटे के पिता हैं, कलाकार पुत्री के पिता हैं। तो आप हर तरीके से कला से जुड़े हैं। आपका जन्म हम सभी जानते हैं कि ऐसी फैमिली में हुआ जहाँ सभी कलाकार थे। तो बचपन में आपने अपने यहाँ क्या माहौल देखा कला का? सबसे पहले तो जितने भी इस नॉर्जो कल्चरल सेंटर के जितने भी श्रोतागण और देखने वाले हैं उनको मेरा नमस्कार। और मैं NZCC का और आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन जहाँ तक मुझे अब याद आता है, छोटा सा था तो घर में जो मेरे माता पिता थे, क्योंकि उस वक़्त केंद्र स्टैब्लिश हो रहा था, केंद्र वो पूरी जिनकी उन्होंने अपनी पूरी जद्दोजहद और पूरी जो मेहनत से, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट से वो प्राचीन कला केंद्र को स्टैब्लिश ऑल ओवर इंडिया में स्टैब्लिश करने के लिए टूर्स कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे, परफॉर्मेंसेस चल रही थी। तो वो मैंने देखा कि एक तो मैंने उनकी मेहनत का माहौल घर में देखा कि कितना उन्होंने इस पे काम किया दोनों ने। और फिर प्रोग्राम्स, क्योंकि इवेंट्स होते थे, कलाकार घर बहुत आना जाना कलाकारों का, घर में रहना, तो एक संगीत में और एक जो माहौल था, एक एटमॉस्फेयर सारा जो था, वही मुझे घर में देखने को मिला। मोस्टली जब भी मुझे याद है कि फेस्टिवल्स होते थे, जैसे भास्करराव
फेस्टिवल है या और इवेंट्स हैं, तो उसमें क्योंकि उस टाइम में केंद्र फाइनेंशियली उस तरीके से कैपेबल नहीं था जी कि होटलों में, और होटल भी नहीं हुआ करते थे, शायद एक ही होटल था ये उरोमा जी 22 में, 22 सेक्टर में, और के चंडीगढ़ भी इतना एस्टैब्लिश उस तरीके से नहीं हुआ था। तो सब लोग कलाकार वगैरह घर में ही ठहरते थे। जी तो घरों में ही ठहरना, तो कोई कलाकार जैसे अब बैठे हैं डाइनिंग रूम में हैं, ड्राइंग रूम में हैं, कुछ नीचे उधर सो गए, कुछ इधर रूम में हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर ही था तब, ऊपर का फ्लोर नहीं बना था। जी जी तो यही एक माहौल देखा। और मुझे जहाँ तक एक और भी याद पड़ता है कि आई रिमेंबर कि टैगोर थिएटर में मैं शायद 6-7 साल का होऊंगा, 8 साल का, तो टैगोर थिएटर में इवेंट्स हो रहे हैं और मैं बाहर रेलिंग पे इधर से उधर भाग रहा हूँ। जी अब तो रेलिंग को ख़त्म कर दी इन्होंने, खत्म जो कर- पुराना जी, था वो, जी, जी, जब जी। ये रेनोवेशन से पहले तो रेलिंग हुआ करती थी। सो इसीलिए क्योंकि जो पुराने अगर कोई जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं टैगोर के या वो हैं, तो वो एक छोटे भाइयों की तरह या उनसे भी अगर पुराने रहे तो बच्चों की तरह हमेशा उन्होंने ट्रीट किया है, जी क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे वहाँ घूमते फिरते भागते दौड़ते देखा है। तो इस तरीके से ही माहौल था संगीत में, और संगीत का और नृत्य का इस तरीके का ही माहौल था। तो आपका जन्म तो चंडीगढ़ में ही हुआ? जन्म मेरा आगरा में हुआ। आगरा में हुआ। और स्कूलिंग कहाँ से हुई है आपकी? स्कूलिंग मेरी चंडीगढ़ में हुई, स्टार्टिंग की स्कूलिंग मेरी चंडीगढ़ में हुई। फिर वो जैसे मैंने कहा कि ये लोग टूर्स पे रहते थे बहुत ज़्यादा, और तो घर में कुछ पढ़ाई का, क्योंकि वो जब संगीत का माहौल आता है तो पढ़ाई थोड़ी सी कहीं पीछे रह जाती पीछे बच्चे, तो वो थोड़ा सा माहौल, इसलिए फिर मैं 2-3 साल आगरा चला गया पढ़ने के लिए। है जी। तो आगरा के बाद फिर मैं सेकंड थर्ड मैंने आगरा तक, फोर्थ में मैं वापस, शायद मैं नर्सरी यूकेजी से मैं चला गया था, तो वहाँ मैंने 3 साल रहा। फोर्थ में मैं फिर वापस आगरा आगरा से यहाँ चंडीगढ़ आ गया जी। 16 मॉडल में एडमिशन मेरी। और उसके बाद जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई वो कहाँ से हुई है? गवर्नमेंट कॉलेज GCM 11। GCM 11। तो हमें ऐसा पता लगा है कि आप के पास एज सब्जेक्ट तबला भी था, तो तबला वादन की भी आपको शिक्षा प्राप्त हुई है? लिया मैंने बीए में। इनफैक्ट अब वो क्या ऐसा होता ना कि समटाइम्स वी से कि जो होना है वही होता है, थिंग्स कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि, तो अल्टीमेटली फर्स्ट मैंने बीकॉम लिया था। तो बीकॉम जो था फर्स्ट ईयर, आई थिंक वो मुझे वो पसंद नहीं हो पाया, मेरे साथ जल नहीं कर पाया। तो फिर कहीं ना कहीं मेरे पिताजी का एक ज़रूर ये बात थी कि शायद उन्होंने देखा कि कला में वो उन्होंने इस तरीके से प्रोत्साहन वो नहीं एज ए कलाकार, तो वो शायद उस वक्त बिजी भी थे या कुछ ऐसा था। तो वो एक ज़रूर बात ये करते थे कि कुछ ना कुछ प्रोफेशन एक ज़रूर आपको अडॉप्ट करना चाहिए, एक लेना चाहिए। और वो शायद उन्होंने कहा कि एडवोकेट या कुछ ऐसा जब चला, तो मुझे लगा कि उन दिनों एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ करते थे, तो एक मन की इच्छा भी थी। तो फिर मैं आर्ट्स में कन्वर्ट हो गया जी। मैंने आर्ट्स में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। फिर आर्ट्स में मैंने ग्रेजुएशन की विद तबला एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि वो मैं मन से बचपन से नहीं वोकल, हाँ वोकल आई टुक इन प्रेप 11th में मेरे पास, जो उन दिनों प्री यूनिवर्सिटी होती थी, प्री यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर 10+2 सिस्टम नहीं था जी। तो प्री यूनिवर्सिटी में मेरे पास वोकल ज़रूर था, बट वही बात है कि रिदम्स थी मेरे में, रिदम जो था आई वाज मोर इंक्लाइंड वो थी, क्योंकि ये कला एक ऐसी चीज़ है, और इससे आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि है तो है, नहीं है तो नहीं है। जी जी। कौसर साहब जब थे तब भी आप केंद्र आया करते थे? बहुत काम आप तब भी करते थे? Yes. और अब जब कौसर साहब इस दुनिया में नहीं है, काम आप तब भी करते हैं, तो दोनों में क्या आपको फर्क महसूस हुआ? ऐसा है, जब पापा थे तो मेरा आना वहाँ क्या होता था, मेरा आना ये होता था कि 16 में दफ्तर है, 16 में मेरी स्कूल से छुट्टी हुई और मैं दफ्तर पहुँच गया जी। वहाँ से एक एम्प्लॉय आया, मुझे साइकिल पे बिठाया, मैं केंद्र चला गया जी जी। खाना गया, वहाँ खाना खाया, शाम तक इधर से उधर बैठे। और अच्छा फिर थोड़ा सा जब बड़ा हुआ 9th 10th में 11th में, तो थोड़ा सा ये हुआ चलो पॉकेट मनी बना लें, तो केंद्र में काम शुरू कर दिया। कभी क्लर्क वाला काम कर लिया, कभी आपने जैसे फॉर्म होते हैं फॉर्म्स एंट्री कर ली, तो हर तरीके का काम आप पे किया हुआ है। तो इस तरीके से तो सीखने के तौर पे भी हो जाता है। मेन जो
जिसे कहते हैं ना, द इंटायर केंद्र जो था, जैसे आपने भी कहा कि वन मैन इंस्टीट्यूशन, तो वो तो फादर साहब ही जो थे वो सारा देख रहे थे। हम तो एक तरह से एक एंसिलरी थे। अच्छा, उसके बाद जैसे मैं लॉयर बन गया तो कभी लीगल एडवाइस की ज़रूरत हुई या किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो उस तरीके से फिर इन्वॉल्वमेंट बढ़ती गई, जैसे जैसे एज बढ़ती गई इन्वॉल्वमेंट बढ़ती गई। तो अदरवाइज डिसीजंस उनके थे, जब वो चाहते थे किसी इशू पे डिस्कस करना है तो वो डिस्कस कर लेते थे। लेकिन क्योंकि उनके साथ टूर करना, जैसे छोटा था तो जब सेंटर्स में जा रहे हैं, उड़ीसा गए, कहीं जा रहे थे तो उनके साथ चले जाते जाना, तो ऐसे यही तो केंद्र के साथ जो एक इम्बाइब थी, जो इन्वॉल्वमेंट थी सिंस चाइल्डहुड, वो यही ऐसे ही थी, इस तरीके से ही थी कि जितना मैं उनके साथ अटैच था जी, जितना मैं उनके साथ रहा, टूर्स पे रहा, केंद्र में रहा, तो वही एक तरह से इन्वॉल्वमेंट होती है। क्योंकि अगर आप घर बैठ के रहें, पेरेंट्स आपके काम कर रहे हैं कहीं, कोई भी, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। जी, इन्वॉल्वमेंट यही होगी कि आप उनके साथ कितना शाना बशाना साथ रहते हैं, चलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी सोच, उनकी बातों को सुनते हैं। कि मैं ये बड़ा करता था, जैसे वो 3-4 लोग बैठे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने बीच में बैठ जाना भी। कुछ अच्छे एक्सपीरियंस्ड गुरुजन बैठे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो उसमें से 4 बातें आपको सीखने को ही मिलेंगी। जी, दिस ये वे यू लर्न समटाइम। तो बचपन में तो इनटेंशनली, बट आज मैं ये सोचता हूँ कि शायद वो उनके साथ बैठना, उनके संसर्ग में रहना, तो उनकी माइंड को कि किस तरीके से कोई प्रॉब्लम आई, कोई ट्रबल आई, उसको कैसे आपने किस सोच के साथ आप उसको फेस कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें आपको तभी आती हैं जब आप अपने बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, उनको सुनते हैं, उनसे कोई सलाह मशवरा करते हैं। ये मेरा ख्याल। क्या बात। तो आज जो आप प्राचीन कला में केंद्र में हैं और किस पोस्ट पे आपने क्या काम संभाला हुआ है? मैं जी सेक्रेटरी हूँ जी, ऑनरी पोस्ट है ये जी, इट इज़ नॉट ए एम्प्लॉयमेंट ऑफ द केंद्रा। क्योंकि फादर साहब दोनों थे, सेक्रेटरी थे और रजिस्ट्रार भी थे, फाउंडर मेंबर थे, सर्वे सर्वा थे वो केंद्र के। और उसके बाद मेरे मदर उनके साथ, वो भी एक तरह से को फाउंडर मेंबर हैं। तो केंद्र जो भी है वो इन दोनों की ही बिल्कुल देन है। और उसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 50-60 वर्षों से जितने लोग जुड़े, हर एक की भी सपोर्ट रही है केंद्रा को, और स्टाफ जैसे हमारा है उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी, हमारे सेंटर होल्डर्स जो 3800 के करीब हैं ऑल ओवर इंडिया, उनका बहुत बड़ा योगदान है। स्टूडेंट्स जिन्होंने इतने सालों से केंद्र को पे भरोसा किया, उनका बहुत योगदान, और कुछ कलाकार, गुणीजन और आप जैसे शुभचिंतक, वेल विशर्स और जो रहे हैं केंद्र के साथ, इनका भी, आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग और योगदान है केंद्र की उन्नति में। जैसा आपने बताया कि बचपन में जब टैगोर में प्रोग्राम हुआ करते थे तो आप बाहर रेलिंग्स पे खेलते थे किस अंदर बैठ गए जी, और अब आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ। तो क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं इस? ये है ना कि जैसे मैंने कहा कि सेक्रेटरी एक ऑनरी पोस्ट है, तो सेक्रेटरी हूँ, पापा रजिस्ट्रार थे, मदर रजिस्ट्रार हैं, एम्प्लॉयमेंट पोस्ट है। आई बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर, तो आई कैन नॉट हेल्प एनी प्रॉफिटेबल पोस्ट मैं नहीं ले सकता, तो मैं सेक्रेटरी हूँ। पावर्स जो उनकी हैं कन्फाइंड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है। इशू है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी बिल्कुल। मैंने ये महसूस किया कि आज जो मेरी सोच है वो शायद 10 साल पहले नहीं थी जी, या 15 साल पहले नहीं थी। जी, जी, समटाइम्स, एंड आई फर्मली बिलीव इन द डिविनिटी एंड द पर्पस। तो कई दफ़ा क्या होता है कि आपको नहीं पता होता कि आपने क्या, आपके आगे क्या आने वाला है, या आपकी पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारी आने वाली है। लेकिन अगर प्रभु ने आपसे कुछ अच्छा करवाना है तो वो आपको उसके लिए तैयार कर देता है धीरे धीरे। ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो प्रभु ने आपको उस तरीके से सिस्टम से तैयार कर देना है, बिकॉज उनको तो पता है बिल्कुल कि इसके पास क्या होने वाला है। जी, जी, जी। तो केंद्र में जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो 1-2 साल, जो अब शुरू के 1-2 साल थे, क्योंकि एक वो माइंडसेट चलता है सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, कौसर साहब के आप बेटे हैं और ये। लेकिन मैं बड़ा
शुक्रगुजार हूँ बहुत कि प्रभु ने मुझे इस तरीके से रास्ता दिखाया कि आप कुछ नहीं हो, जी, आपने ये एक काम है, ये काम आपको सौंपा गया और ये काम आपने ये करना है और ये ऐसे इस तरीके से करके आपने निकल जाना है। जी, कि ये एक जो है एक डेडिकेशन है, आपकी तरफ एक डेडिकेशन है। ये काम की क्रेडिट आपको जो है ये नहीं है, आपने एक केंद्र को जो आगे भी कोई भी केंद्र की जो फंक्शनिंग होगी, यू आर ए सेक्रेटरी नो डाउट, लेकिन आप सेक्रेटरी, क्योंकि आई फर्मली बिलीव व्हाट स्वामी विवेकानंद सेड, टू बिकम ए मास्टर यू हैव टू बिकम ए सर्वेंट फर्स्ट। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। जी जी, जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि अगर हाई पे भी आप हैं और सबसे लो उस पे भी आप हैं और उस तरीके से सोच से आप काम करेंगे, सो दी वर्क्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी दी बेस्ट, बेटर। तो ये एक सोच जब आई कि तो फिर वो सारा ही सिस्टम बदल गया कि हम यहाँ पर एक पर्पस से हैं, पर्पस टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ माय फादर एंड माय मदर एंड ऑल दी लोग जो केंद्र से एसोसिएटेड हैं। जो एक विजन है, उस विजन को लेकर हमने चलना है। और एक फिर 4 प्रिंसिपल्स मैंने अपने गांठ बांध लिए। जी, ट्रुथ, प्योरिटी, अनसेल्फिशनेस एंड लव। क्या बात, एंड लव। ये प्रिंसिपल्स, कि इस प्रिंसिपल्स को लेके ही चलना है, या दुनिया उधर से उधर हो जाए। आई गो टू मैं कलकत्ता गया, मैं जहां भी अब जाता हूं, हजारों लोग केंद्र के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक चीज मुझे बड़ा जो और उस चीज को मैंने पिछले 5-7 सालों में मैं किया भी है और उसको मैंने प्रैक्टिकलिटी भी अपनी लाइफ में लाया हूं, चाहे वो स्टाफ हो या जहां भी हम जाते हैं, कि विद ह्यूमिलिटी, काइंडनेस एंड लव आप कुछ भी जीत सकते हो। जी, बिल्कुल ठीक, टाइम लग सकता है, वजह फरमाया आपने, टाइम लगेगा, जी, क्योंकि जी। आजकल टाइम ऐसा आ गया है कि पीपल डोंट हैव फेथ इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। फेथ हम लूज कर रहे हैं, लेकिन ये एक वो बेसिक प्रिंसिप एक चीज है जो एक हमारा जैसे क्रक्स है ना, जो हमारी धरोहर है और हमारी जो धरा है, जी, ये वो चीज है। प्राचीन कला केंद्र की एक विशेषता है कि जितना काम ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे करती है, उतना ही एकेडमिक्स पे भी करती है। आपके यहाँ जैसे फर्स्ट ईयर से लेके और संगीत भूषण तक की, भास्कर तक की, संगीत भूषण तक की परीक्षाएं होती हैं और एक प्रोग्राम भी कराते हैं। जितने प्रोग्राम आप कराते हैं चंडीगढ़ में कोई नहीं करा सकता, रादर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करा सकता उतने प्रोग्राम। और दूसरी चीज़ ये है कि आप फर्स्ट ईयर से लेके वो PP1 से लेके और हाई क्लासेस तक के आप पेपर करवाते हैं। इन दोनों चीज़ों में आपने कैसे संतुलन कायम किया हुआ है? और सब तीसरी बात कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है उसकी शिक्षा भी दी जाती है। तो ये 3 जो आपने पार्ट्स पोर्शन है, इनको संतुलित कैसे किया हुआ है आपने? ऐसा अलग ये शुरू से ना मेरे पिताजी ने जब से इस्टेब्लिश ये सिस्टम जो सारा इस्टेब्लिश किया, ये उन्होंने किया। ये हम कह सकते हैं कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड और ब्लेसिंग से ये चीज़ बड़ी है, ये है। लेकिन एक चीज़ इस्टेब्लिश थी, और इसमें क्या है, देखिए पहले मैं बात करता हूँ जैसे इवेंट्स की। अगर हम कल्चर इवेंट्स की बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि मेरा ये मानना है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ पर, कि हर एक अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से अच्छा काम कर रहा है। आई टेक दिस थिंग। मेरा एक सिंपल सा है कि हम कर रहे हैं, उसकी बड़ी कृपा है कि उसने हमें इसका बनाया कि हम ये कर पा रहे हैं। और जो भी कर रहे हैं, मे बी अब कहीं अगर हम ऑल इंडिया की भी बात करें, कोई भी संस्था कुछ कर रही है या संस्थाएं करती हैं, अच्छा करती हैं, तो हमें ये है कि और सब अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करें।
हमारी बेस्ट विशेष सब हर एक के साथ होती हैं, और ये हमें ये पता है कि ऑल बेस्ट विशेष जो हैं वो हमें भी मिलेंगी। जी, मिले ना मिले वो एक वो है, लेकिन आई नो के भी अच्छा हो रहा है, अच्छा सब अच्छा कर रहे हैं। तो दिस इज़ दी फर्स्ट थिंग। मैं कभी मतलब इस चीज़ को नहीं लेता कि हमने कितना या ज़्यादा किया या कहीं कर रहे हैं, कोई नहीं। ठीक है, हम हमारे पास ये एक काबिल है, हम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ मिलके कर सकें तभी अच्छा है, नहीं है तब भी अच्छा है। हम किसी तरीके से कोई सपोर्ट कर सकें, किसी तरीके से कोई असिस्ट कर सकें, या हमें कोई फाइन गुड। क्योंकि अल्टीमेटली जो एम है, मैं इसको संस्था, किसी भी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर हटता हूँ। जब हम प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो इट इज़ द प्रमोशन ऑफ द आर्ट एंड द आर्टिस्ट, नॉट द इंस्टीट्यूशन। जी, इंस्टीट्यूशन, जब हम आर्ट और आर्टिस्ट को प्रमोट जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली द इंस्टीट्यूशन की जो प्रमोशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो ऑटोमेटिकली, ये मेरा पर्सनल सोच है कि मेन जो विजन है, जो मेन गोल है, दैट इज द आर्टिस्ट एंड आर्ट, नॉट ए पर्टिकुलर पर्सन। जी, और ये मेरी पर्सनल सोच है। तो मैं कभी भी इंडिविजुअल तो अल्टीमेटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई वर्क कर रही है इन इंडिया, तो अल्टीमेटली मंच तो आर्टिस्ट को ही मिल रहा है ना। जी, जी, चाहे पीके दे रहा है, या एनजेडसीसी दे रही है, या कोई और संस्था दे रही है, या दिल्ली की संस्था दे रही है, कोई भी दे रही है, तो एटलीस्ट मंच मिल रहा है। पर उसमें एक चीज़ ज़रूर बस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अदरवाइज देन यू गेट दी इंस्टीट्यूट, वो ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा अगर उसमें राइटवसनेस और ट्रूथफुलनेस है। अगर उसमें कोई सेल्फिश मोटिव है किसी ना किसी इशू के, कहीं भी आएगा जी, तो वो चीज़ें 4 साल बाद, 5 साल बाद वो आपको पता है कि चीज़ें रुक जाती हैं, बैड नेम आता है, डिससेटिस्फैक्शन आती है आर्टिस्ट पैटर्निटी में। आपके सामने बेशक ना कहें, बट हम लूँगा, बट समटाइम्स आई हियर द थिंग्स इन दिल्ली, कोलकाता समटाइम्स, कि जी वो, सो बिकॉज ये नहीं है कि दे स्टार्टेड इन नॉट इन राइट, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने, उनका जो एक मोटिव था वो कहीं सेल्फ उसमें जो था। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जी, जब हमने दिल्ली काम शुरू किया जी, तो दिल्ली बड़ा मुश्किल, मुझे कहा कि दिल्ली आप इस्टेब्लिश कैसे करोगे यहाँ, तो मैं कहा दिग्गज है बहुत। कोई बात नहीं, हम अपना कर्म करते हैं, ईमानदारी से और सच्चाई से हम अपना काम करते हैं, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ो, कोई गल नहीं। तो धीरे धीरे जब वहाँ पे मीडिया जब आया, मीडिया जब जिस दिन पहले मेरे पास आए तो ऐसा है सर, ये पैकेज है, ये है आपका, पेज 3 में ऐसे फोटो आएगी, तीसरे दिन ये आएगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक में ये आएगा, ये उन्होंने जो मुझे पूरा हिसाब किताब मेरे सामने रख दिया। मैं कहा मेरी बात सुनो ध्यान से, पहली बात तो आप गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हो। जिस दिन मेरी अखबार में फ़ोटो आ गई, यहाँ अगर बात होगी तो प्राचीन कला केंद्र की होगी, या कौशल साहब की होगी, इंस्टीट्यूशन की, और आर्टिस्ट की होगी। जो आर्टिस्ट मंच पे परफॉर्म कर रहे हैं, या इंस्टीट्यूशन की क्या कंट्रीब्यूशन है, या उनके साथ जो लोग जुड़े हैं, या उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। मैं कहा इफ़ माई फोटोग्राफ कम्स इन द न्यूज़पेपर बिकॉज आई एम पेइंग दी साइनिंग द अमाउंट टू यू, उस दिन आपका, पहली बात तो मैं इस चक्कर में जाऊंगा नहीं जी, मैं बिलीव नहीं करता। जी, हमें आप आए, आप प्रोग्राम देखिए, उसके बाद जो आपको अच्छा लगे वो आप उस पर करिए। और दूसरी बात, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी गिविंग मी दिस अल्योरमेंट कि जी मैं ये सो आई पर्सनली बिलीव कि निस्वार्थ रूप जो है काम करना, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जी, तो ये बड़ी बातें, मतलब इट इज़ पुरानी है आज के ज़माने में। ये कई बात जो है इट इज़ टेकन एज ए उपहास, रिडिक्यूल के रूप में। समटाइम्स आई फेस कि जी आप तो भरोसा करती हैं, आप तो ऐसे हैं, लेकिन वो ऐसे। मैं कहा आई एम नॉट बॉदर्ड कि वो कैसे हैं, कोई दूसरा कैसे है। आई एम बॉदर्ड के व्हाट इज़ माई प्रिंसिपल। मेरा सवाल यहाँ ये था एक्चुअली कि एकेडमिक्स को हाँ, और इनको और
टीचिंग को आप तीनों को कैसे संतुलित करते हैं? 3800 सेंटर्स हैं जी एफिलेटेड सेंटर्स जी। हैं। और ये सेंटर्स कौन चला रहे हैं? ये चला रहे हैं शिक्षक, जी कलाकार चला रहे हैं। और कलाकार जो हैं, ये जो शिक्षा दे रहे हैं वो गुरु शिष्य परंपरा में दे रहे हैं, जी घरों में दे रहे हैं, छोटे छोटे म्यूजिक इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं। सिलेबस फॉर्म हुआ और सिलेबस में मॉडिफिकेशन होती रही एज पर द टाइम्स, एज पर द इम्प्रूवमेंट। और सिलेबस जो है वो एक यूनिवर्सिटीज के एट पार सिलेबस है, और इसीलिए उसी सिलेबस के बेसिस पे रिकग्निशंस मिली फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज। आज से नहीं मिली, पिछले 20, 30, 40 साल से मिली, जो आज तक कंटिन्यू कर रही हैं। जी कई यूनिवर्सिटीज इक्वलेंस देती हैं एज इट इज, कई यूनिवर्सिटीज जो हैं एडमिशंस देती हैं बच्चों को इन देयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे टीच अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द पीके कंडक्ट द एग्जामिनेशंस। जी हम एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं, और उसी के साथ साथ क्योंकि जो एजेंडा है नॉट ओनली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बट सो ऑल्सो गिविंग प्लेटफॉर्म टू द आर्टिस्ट एंड ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवेंट। तो ये तीनों विंग है। जी एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग तो हो गया जहां हमारा स्टाफ हो गया, जी, एक जी। ट्रेनिंग विंग हो गया, जहाँ पे एग्जामिनेशन शिक्षा दी विंग, जाती- जी और उसके साथ फिर ये एक प्रोग्राम विंग है। जी तो ये डिफरेंट विंग्स हैं, और तीनों विंग्स जो हैं वो अपने अपने सिस्टम से जो है वर्क करते हैं। जी। लोग जुड़े हुए हैं, लोग जुड़े हैं, और लोग जो हैं एंड दी थिंग्स आर वर्कड विद इट इज ए बिग टीम नाउ। अब एक बड़ी टीम है। जैसे अब दिल्ली की बात करें जोनल ऑफिस में, उसमें कुछ आर्टिस्ट हैं, वहाँ से रिकमेंडेशन जैसे इस प्रोग्राम्स की आती हैं। एग्जामिनेशंस के लिए अलग ऑफिसेज हैं। अब हमने 5-6 ऑफिसेज हैं हमारे इस वक्त। जी बिहार में ऑफिस है, उड़ीसा में है, असम में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में है, मोहाली में मोहाली में है, हेड ऑफिस है। तो उन ऑफिसेज के थ्रू वर्क होता है, वहाँ स्टाफ है। तो उन क्योंकि जब आप वर्क बढ़ाते हैं तो उसी तरह से बड़ा मुश्किल होता है हर तरह उसको देखना, क्योंकि आपने अब क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। जो टाइम जो हम पिछले 4-5 साल से वी आर टेकिंग वेरी कीन इंटरेस्ट टू मेंटेन द क्वालिटी। और प्रभु की कृपा से बिहार में गवर्नमेंट ने अच्छी सपोर्ट दी है, और बच्चों को बहुत अच्छी वहाँ पे नौकरी मिली है, क्या बात। जॉब्स मिली हैं, अभी भी मिल रही हैं। हाँ, कहीं कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, जैसे मैंने कहा कि कुछ वो अगेंस्ट कहीं जाते हैं तो कोई कहीं लेटर आ जाती है, तो उसमें फिर लोग हैं, पीपल हैं, आर्टिस्ट हैं जो वो जुड़े हुए हैं, तो दे टेक अप दी मैटर। तो कहीं ना कहीं जद्दोजहद है जो अब एट द प्रेजेंट मोमेंट बीइंग एन ऑटोनोमस बॉडी, क्योंकि फ्यूचर एक है, हमारा विजन है, इसको हमने क्या स्टैब्लिश करना है। मे बी ये तो इस वक्त तो इस तरीके से मैनेज होता है। मैनेज ये होता है बिकॉज ऑफ द स्टाफ, ऑफ द सेंटर होल्डर्स एंड द वेल विशर्स, द आर्टिस्ट जो केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं। तो इट्स ए बिग टीम, और ये सब मिलके जो है काम करते हैं। क्योंकि मिलके ही होता है सर, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। इट्स एफर्ट ऑफ एवरीवन। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कलाकारों की तो अलग एक दुनिया होती है, उनके अलग अलग मिजाज होते हैं। तो कोई ऐसी घटना आप बताइए जो बहुत मनोरंजक हो, और किसी के जहन के बारे में कि कैसे कैसे कभी कभी हादसे हो जाते हैं और उसको कैसे संभालते हैं आप लोग, इस बारे में कोई घटना अगर है तो बताएं। मुझे भी एकदम याद आई है, 30-35 साल पुरानी बात है। जी, मैं कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, तो भास्कर राव कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो उस्ताद लतीफ़ अहमद खान साहब आए हुए थे, और गीतांजलि जी जो हैं वो, तो परफॉर्मेंस शायद लेट ख़त्म हुई, परफॉर्मेंस लेट हो गई, और उसके बाद मैं शायद उनको पंचायत भवन में ठहरे हुए थे, वो मैं घर चला गया। उसके बाद एकदम, क्योंकि गाड़ी का कालका मेल जो है वो 1:10 पे जो निकलती है रात को निकलती है जी, तो ये शायद खाने पीने में थोड़ा सा इन्होंने टाइम लगा दी। उधर से टेंशन शुरू हुई ट्रेन का, तो बस वो भागे लेके, इनको जब भागे तो वो शायद वो ड्रेस वगैरह भी नहीं बदल पाई, और तबला वो लेके, और मुझे याद है कि हमने एम्बेसडर कार होती थी जी, तो स्टेशन पे हम जब निकले हैं और ट्रेन बस हूटर दिया ही है और हम भागे हैं लेके,
तो वो जो घुंघरू और वो तबला और लेके जो भाग रहे हैं, और वो ट्रेन उस जो एक वो इंसिडेंट था, और लोग सब देख रहे हैं हैरान परेशान के भी ये क्या हुआ है, कौन है, कहाँ से आ गए। और ये तो वो बड़ा एक फनी सिचुएशन भी थी और एक एम्बैरेसिंग काइंड ऑफ ए था। लेकिन ट्रेन पकड़ ली ना? ट्रेन पकड़ ली, ट्रेन ट्रेन पकड़ ली, हाँ ट्रेन पकड़ ली, गॉड्स ग्रेस। अच्छा, ऐसी कोई घटना जो आपको लगता हो कि यार ये मैं सब कुछ ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी इनका मिजाज जो है वो काबू में नहीं आ पा रहा है, कोई ऐसी दुखद घटना या ऐसी घटना जो मन को कचोटती हो? देखिए ऐसा है, एक मैं आपको बात बताऊं, पापा के ना रिलेशंस आर्टिस्ट के साथ एक बहुत ही परिवार वाले रहे हैं हमेशा। हर आर्टिस्ट की मैंने एक बहुत ही रिस्पेक्ट और रिगार्ड देखा है, क्योंकि उन्होंने, आप देखिए कि कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको उन्होंने नहीं दिया, काम नहीं दिया, बुलाया। मैं आज से अगर हम 60 साल पहले चले जाएं, जब से स्टार्ट हुआ, और ये मैंने, ये ज़रूर है, मैं आपको बात कहूँगा कि मैंने कलाकारों को ये कहते सुना है, ये है कि हम तो अपने घर जा रहे हैं, कलाकार के घर आ रहा है। तभी उन्होंने कभी भी, कलाकारों ने जो है एक्सेप्शन 1 और 2 कोई ऐसी कभी डिमांड नहीं रखी, कभी कोई ऐसा थम्स डाउन नहीं किया कि नहीं। तो बहुत ही एक इस तरीके से रहा है। एक बहुत पुरानी बात है वैसे वो, तो जो पर्सनली मैंने नहीं देखी, बट जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कही बहुत साल पहले कुछ ऐसे इशू लेके हुआ था। पंडित भीमसेन जोशी जी भारत रत्न है, वो शायद आई थिंक उन दिनों एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक यूज्ड टू ड्रिंक हैवीली, बहुत बुरी तरीके। तो वो शायद उन्होंने ऐसे कर, सितारा देवी जी भी आई थी, अरोमा में ठहरे थे, एक ही होटल था, तो शायद उन्होंने कुछ ऐसा इतनी कर लिया कि वो गा नहीं पाए स्टेज के ऊपर। सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। पापा को बड़ा दुख हुआ, दो ही बिकेम ए लेजेंड, नाउ इज ए भारत रत्न, एवरीबडी नोज, बट आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो एक इम्प्रेशन चंडीगढ़ में वो हुआ, मुझे नहीं पता, शायद मुझे याद नहीं कितनी दफ़ा हो रहे हैं वो यहाँ पर चंडीगढ़ में, को शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी बुलाया हो या NZCC ने बुलाया हो, और तो कोई पंडित जी को, तो लेकिन एक ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन आर्टिस्ट का जो मैंने लाइफ में देखा है, लव एंड अफेक्शन ही रहा है, लव एंड अफेक्शन रहा है, रिगार्ड रहा है। हाँ, ये ज़रूर मन कचोटता है कि कुछ आर्टिस्ट जो बिकेम लेजेंड्स फ्रॉम, जिन्हें केंद्र ने बहुत उनको सपोर्ट किया, उनकी कुछ जब नज़रें बदली, जब उनका समय बदला तो नज़र बदल गई। नहीं, और कुछ आर्टिस्ट, मैं आई कैन टेक द नेम टू ऑफ वन, मतलब वो नहीं कि जिनकी नज़र बदल गई, मैं तो उनकी बात कर सकता हूँ कि जिन्होंने आज भी वही प्यार, वही सिस्टम जी, बस वो कहते हैं जी आप फ़ोन कर दीजिए, हम आप पहुँच जाएंगे जी, और वी नो कि हाउ मच दे चार्ज पर्सनली, मतलब मैंने देखा हुआ है उनके हाथ में चेक, आई नो एवरीथिंग, बट एज फार एज द केंद्र इज कंसर्न, दैट इज द लव एंड रिफ्लेक्शन एंड रिगार्ड, जिसका हम बहुत गर्व है। और आई थिंक माय फादर जो है, ये सारा श्रेय उनको जाता है, किस तरीके से रिलेशंस उन्होंने बनाए, मेंटेन किए, बनाए, और हमारा तो काम ये है कि ठीक है मेंटेन करना है हमने विद वही सेम लव, अफेक्शन और रिगार्ड, 3 चीज़ें हैं। तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो जब एक करते हैं कि नहीं हम तो ये है वो है, तो फिर मुझे थोड़ा सा मन, फिर हम उनको हाथ जोड़ देते हैं, थोड़ा सा मन होता है कि एक वो टाइम था कि आप बैठे आ रहे हैं और ये केंद्र ने बुलाया और इस तरीके से, और आज तो फिर हम उनको हाथ जोड़ देते हैं जी। तो ये तो आपका प्रोफेशनल एक एस्पेक्ट आपका रहा ये। अब हम परिवार की ओर आते हैं। आप एक ऐसे पति हैं जिसकी पत्नी कलाकार हैं, आप एक ऐसे भाई हैं जिसकी बहन कलाकार है, आप एक ऐसे शख्स हैं जिनकी माँ कलाकार है, आप एक ऐसे शख्स हैं जिनका बेटा कलाकार है, और आप एक ऐसे शख्स हैं जिनकी बेटी भी कलाकार है, अभी वो सीख रहे हैं। तो ये जो पारिवारिक माहौल है, इतनी व्यस्तता के बाद, ये प्रोफेशन में और परिवार में जो संतुलन है, ये आपको कुछ इसको संतुलित करने में परेशानी आती है?
सर परेशानी ऐसी नहीं है, क्योंकि केंद्र के साथ तो बचपन से एक जुड़ाव रहा। केंद्र का ये था कि क्या है, एक जिसे कहते हैं ना आत्मा दिल एक जुड़ा होता है, वो रहा। परिवार में जो ये एक माहौल जैसे देखा वो बचपन से देखा, तो उसमें कोई नई बात नहीं थी। अगर प्रैक्टिस हो रही है तो पहले छोटा था, मैंने अपने मदर को प्रैक्टिस करते देखा, देन आई सॉ माई वाइफ प्रैक्टिसिंग बिकॉज शी इज डिसाइपल एज मीन ऑफ माई मदर। और क्लासेस तो उसमें भी कोई मुझे ऐसी कोई नई चीज़ नहीं लगी। बेटे ने लिया, उन्हें क्योंकि एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट लिया जो हमारे उसमें नहीं है, वो शायद मुझे एक चीज़ नहीं लगी क्योंकि वो क्या बजाते हैं? ही इज़ इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन, ड्रम्स बेसिकली। उनका जो इंस्ट्रूमेंट है लिया उन्होंने, दो ही इज ए ग्रेजुएट ऑफ BBA, कीवी है, मे बी डूइंग MBA, बट उनका जो सब्जेक्ट ये लिया है इनटू द आर्ट दैट इज द ड्रम्स। तो आजकल देखिए टाइम में फ़र्क आ जाता है। आज से 30-35 साल पहले व्हेन आई टुक तबला, या आई यूज्ड टू प्ले वेस्टर्न, मैं तुम्बा कॉन्गो बजाता था, और मैंने स्टेज पे भी बजाया है, यूनिवर्सिटीज़ में बजाया हुआ है। ग्रुप बहुत साल पहले ग्रुप बनाया था, पंचम मेलोडीज, इवेंट्स करते थे। और जितने भी आजकल आर्टिस्ट हैं नॉर्मली, अब ये हम सब इकट्ठे हुआ करते थे। तो लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शुरू से, बचपन से आई, कि मैं किस फैमिली को बिलोंग कर है। मेरी जो फैमिली है इसकी आर्टिस्टिक क्लासिकल बैकग्राउंड है, और क्लासिकल बैकग्राउंड है तो आपने उसी चीज़ को साथ में लेके चलना है अगर आप चलना चाहते हैं, या आप ना चलें। आप कोई भी प्रोफेशन ले लें, आप इंजीनियर बन जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, आप लॉयर बन जाएं, बट अगर आपने आर्ट एंड कल्चर में जाना है, क्योंकि आपकी लेगेसी जो आ रही है वो एक क्लासिकल बैकग्राउंड की लेगेसी आ रही है, तो आप क्लासिकल को ही फॉलो करेंगे। और अगर आप क्लासिकल की अलावा कोई जा रहे हैं, तो उस वक्त आजकल बच्चों में हिम्मत है, आजकल बच्चों में करेज है, और ये अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। और आजकल जो टाइम, माँ बाप की भी एक थॉट चेंज हुई है कि बच्चों को एक अगर उनका जो मन है, ज़रूरी नहीं है कि अगर उसमें अच्छा है, इसमें नहीं है तो उसमें चले जाओ भाई, बट यू शुड बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी एंड हार्ड वर्किंग ऑन योर व्हाट यू वांट टू डू। जी। लेकिन हमारे में उस हिम्मत नहीं थी, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं पापा को कभी भी एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट बजाता हुआ दिखाऊं ऑन स्टेज। घर में ठीक है, जैसे छोटा होता था बुला लेना कि बेटा चल गाना गा, फ्रेंड्स आए हैं, 4-5 ड्रिंक्स हो गई, मैंने बोंगो लेके बैठ गया, कोई हिंदी पुराना गाना गा दिया, वो एंजॉयमेंट हो गई। बट ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म मैंने प्ले किया, लेकिन मैं उनको कभी बता नहीं पाया, या उनको मतलब दिखा नहीं पाया कि मे बी एक ज़रूर माइंड में एक था, मे बी मुझे नहीं पता, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरे माइंड में एक ज़रूर चीज़ थी कि माई पेरेंट्स हैव ए नेम इन ए क्लासिकल बैकग्राउंड, इतनी बड़ी क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड आई एम प्लेइंग विद ए फिल्मी सॉन्ग, कि मैं टैगोर थिएटर में बैठा एक फिल्मी गाने के साथ कहूँ या वो बजा रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं नहीं मेरे माइंड में उसकी हिम्मत ही नहीं कर पाया, और मैं कभी उनको ये बता भी नहीं पाया और दिखा भी नहीं पाया, फ्रैंकली स्पीकिंग। आजकल लेकिन जो है टाइम डिफरेंट है, थॉट शायद आउटलुक बदल गया है, चेंजेस हो गए हैं लाइफ सिस्टम में, तो माहौल वही है, माहौल वैसा ही रहा, बिल्कुल माहौल कुछ ऐसी बात नहीं रही। और प्रोफेशन में ये ज़रूर है, बिकॉज वही बात आ जाती है ना कि जो एक संस्कार, एक जो सिस्टम आता है, फैमिली वैल्यूज़ आती हैं, वो फैमिली वैल्यूज़ जाती नहीं, फैमिली वैल्यूज़ नहीं जाती। मेरे प्रोफेशन में ये रहा कि अब शायद मे बी टुडे आई थिंक आई वाज मेंट फॉर दिस प्रोफेशन, लेकिन अगर कमर्शलाइज वे से देखा जाए कि हाउ मच मनी आए, तो आई थिंक आई वाज नॉट मेंट फॉर दिस प्रोफेशन, क्योंकि मैं कभी भी सर इस प्रोफेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाया विद ट्रुथ। जी। नो, टुडे आई एम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, UT चंडीगढ़ का, फॉर द लास्ट 2 years. Even at any kind of case, even the government अगर मेरे पास फाइल भेजती है,
पंजाब गवर्नमेंट अगर कहती है इसको लेना है, चाहे मुझे एक केस दें, उनको ये पता है कि अगर फाइल में कोई हैंकी पैंकी हुई ये वापस कर देगा। दे नो दिस थिंग। जी। I don't accept a case where the facts, that is why maybe I couldn't earn money, I couldn't become a judge of the High Court, maybe I didn't compromise with the principles. Even मुझे कई दफ़ा ऑफर आई, 10 साल 12 साल पहले ऑफर आई कि सर अब करवा देते हैं जी, ये पुराना टिमकाना फाइल। मैं कहा सॉरी, I will not compromise in my life ठीक बात है, with the बिल्कुल truth। ठीक बात है। मैं जहाँ हूँ मुझे वही ठीक है और वही रिस्पेक्ट है। क्योंकि एक फादर से मैंने एक चीज़ बहुत बड़ी सीखी थी कि रिस्पेक्ट और रेपुटेशन से ऊपर कुछ नहीं है। ऐसा पता लगा है कि आप एक संस्था जो संस्कार भारती के नाम से है, उसके साथ भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ऐसी संस्था के साथ आप कैसे जुड़े और किस रूप में जुड़े हैं? देखिए, ये एक संस्था जो है, इस संस्था के बारे में सुना हुआ था, इनके संस्था के मैंने इवेंट्स भी अटेंड किए। मेरी वाइफ इन संस्था से कुछ भी जुड़ी हैं। और फिर जब कुछ में हमारे जो वेल विशर्स जिसे कहना चाहिए, और मित्रगण और शुभचिंतक जो इस संस्था से जुड़े, और फिर इस संस्था के बारे में जब हमें पता लगा, जब इसके बारे में थोड़ा सा और डीपली इसको स्टडी किया, तो ये एक संस्था ने बहुत ही बढ़िया काम जो है पूरे भारतवर्ष में कला और संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत काम कर रही है। और एक जो इस संस्था की हमने जब इसकी और स्टडी थोड़ा और डिटेल में इसके साथ, तो जो सोच है जिस सोच के साथ ये प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, जिसे यूनिवर्सल ब्रदरहुड के अगर हम कह सकते हैं, जी जी जी, कि एक, तो उसके लिए फिर लगा कि इस संस्था के साथ जुड़ना चाहिए। एक क्योंकि हमारा भी केंद्र का जो है कला का प्रचार प्रसार है, और एक पूरे जो एक ऑल इंडिया लेवल पे ये संस्था जो काम कर रही है, तो जुड़ेंगे तो कुछ अच्छा ही काम कर पाएंगे। जी, अच्छा, जो इनकी जो एक ध्येय है, एक पर्पस है, मोटो है, तो मोटो के लिए कुछ थोड़ा बहुत अपना योगदान दे पाएंगे। सजल जी, बहुत आज अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी एक जीवन यात्रा के बारे में हमको पता लगा। हमारी ये प्रथा है कि जब हम किसी का साथ छोड़ते हैं थोड़े समय के लिए, जब उसको विदाई करते हैं, तो उसको एक स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। और वो इसलिए भेंट करते हैं कि जब वो स्मृति चिन्ह को देखे तो हमें याद करे। इसमें भी हमारा स्वार्थ है, एनजेडसीसी का स्वार्थ है। तो आपको हम एक भेंट करना चाहते हैं, ताकि जीवन भर आप जब भी देखें, बिल्कुल हमें याद रखें कि सोने चलिए, आप कभी हमारे साथ थे। सौभाग्यवर्धन जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये जो बातचीत आज हुई, ये बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके और आपसे बात करके, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।